हेलो एवरीवन, माय नेम इज आशु एंड यू आर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल इनसाइड स्कॉलर एकेडमी। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th के चैप्टर नंबर 3 के बारे में, जो कि है केमिस्ट्री का चैप्टर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इससे पहले हमने जिन चैप्टरों के बारे में बात की थी केमिस्ट्री के, मैं उम्मीद करता हूँ वो सभी चैप्टर आप सभी को क्लियर हो गए होंगे। और अभी भी क्लियर नहीं हुए तो कमेंट सेक्शन खुला है यार तुम लोगों के लिए, आराम से कमेंट करो और हम जल्दी से जल्दी आपकी क्वेरीज का आंसर आपको करा देंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर का नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, जो कि आप सभी को दिखाई दे रहा है बोर्ड पे बना हुआ। देखिए, बात करते हैं सबसे पहले कि क्या क्या टॉपिक्स आप कवर करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। टॉपिक्स है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे आप एटम्स के और मॉलिक्यूल्स के बारे में कि एटम क्या होते हैं, उसका इंट्रोडक्शन। ये इस चैप्टर के अंदर आप क्या क्या चीजें कवर अप करने वाले हैं वो सब चीजें आप इंट्रोडक्शन के अंदर देखेंगे। उसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं एंशिएंट थ्योरी ऑफ एटम। एटम के बारे में क्या थ्योरीज प्रोवाइड की गई हैं, किसके साइंटिस्ट के थ्रू, क्या क्या उन्होंने एटम्स के बारे में बताया है, वो सब चीजें भैया आप किसके अंदर पढ़ने वाले हैं, एंशिएंट थ्योरी ऑफ एटम के अंदर पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में हम देखेंगे लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन में क्या क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, ये सब चीजें आप इसके अंदर देखोगे। उसके बाद में डल्टन भाई की बात, डल्टन भाई ने क्या बताया था ना, तो डल्टन थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे और उनकी इंपॉर्टेंट हाइपोथेसिस के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का टॉपिक जो हमारा यहीं तक ही कवर अप होगा। इस चैप्टर के भी 2 लेक्चर्स हम कराएंगे। मैं कोशिश कर रहा था कि एक ही लेक्चर में चैप्टर कंप्लीट हो जाए, लेकिन लेक्चर हमारा ज्यादा लंबा हो जाता है तो बच्चे देखते देखते बोर हो जाते हैं। तो मैंने सोचा है कि हमारा ये वाला चैप्टर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। आज हम आधा चैप्टर कवर अप करा देंगे और कल वाले लेक्चर में पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में क्या है, देखिए जो एंशिएंट थ्योरी है एटम के बारे में वो क्या है। देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ एटम ओरिजिनेटेड एंशिएंट इन इंडिया। जो एटम की सबसे एंशिएंट थ्योरी है वो कहां पर दी गई भाई, इंडिया के अंदर दी गई। इंडिया के एक महर्षि थे या मुनि थे जिनको बोला था महर्षि कन्नड़ा। उन्होंने बताया कि हर एक चीज इस अर्थ पर जो भी चीज बनी हुई है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है, और वो छोटे छोटे पार्टिकल क्या है भाई, परमाणु है। क्या है, परमाणु है। यानी जो एटम है, एटम को हिंदी में क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। तो परमाणु शब्द की जो उत्पत्ति हुई थी वो किसने की थी, महर्षि कन्नड़ ने की थी। जो इंडिया के एक ऋषि मुनि थे, उन्होंने सबसे पहले किसके बारे में बताया था, एटम के बारे में बताया था। क्लियर। उसके बाद में उसके बाद में क्या हुआ, ग्रीस के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया कि सभी चीजें छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, एटम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एटम्स बोलते हैं। विच मीन्स अनकटेबल और इनडिविजिबल, जिसका मतलब होता है अनकटेबल और इनडिविजिबल। दोनों ने एक ही बात बताई थी। जो इंडिया के महर्षि थे उन्होंने क्या बताया था कि अगर हम कोई ऐसा सब्सटेंस ले और उसके छोटे छोटे टुकड़े करने शुरू कर दें, कोई भी सब्सटेंस या कोई भी मेटल लो, उसके छोटे छोटे टुकड़े करने शुरू कर दें, और जो सबसे छोटा पार्टिकल बचेगा, सबसे छोटा जो पार्टिकल बचेगा जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, वही क्या है भाई, परमाणु है। सभी चीजें एटम से मिलकर बनी है। ये पेन, ये डेस्क, सभी चीजें, कुछ भी चीज है, सब कुछ किससे मिलकर बना है, परमाणु या एटम से मिलकर बना है। अब एटम क्या है, एक ऐसा छोटा पार्टिकल है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। ये बात भी आगे जाके गलत सिद्ध हो गई, लेकिन इन्होंने क्या बताया था कि एटम क्या है, एक सबसे छोटा परमाणु है, सबसे छोटा अणु है जिसके छोटे छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते। क्लियर है भाई। चलिए आगे देखते हैं। आगे था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। क्या था, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसके 2 पोर्शंस हैं। इसके कितने पोर्शंस है भाई, 2 पोर्शंस है। यानी लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को कितने पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है, 2 पार्ट में तोड़ा गया है। पहला पार्ट क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सभी ने पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा क्या है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। क्या है भाई, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। दोनों के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में। क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, आप सभी ने पढ़ा होगा कि किसी भी सब्सटेंस के मास को ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है और ना ही बिल्ड किया जा सकता है। यानी किसी के मास को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही खत्म किया जा सकता है, उसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ये क्या था, एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था। इसको दिया किसने था, एंटोनी लेवेसियर ने।
किसने दिया था? एंटोनी लवोइसियर ने। देखिए, मास कैन बी नीदर बी क्रिएटेड, मास को ना तो क्रिएट किया जा सकता है नॉर डिस्ट्रॉयड, और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। वही मैंने अभी आपको बताया था कि मास को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है इन अ केमिकल रिएक्शन, किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर। ठीक है भाई। फॉर एग्जाम्पल व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, जब हाइड्रोजन रिएक्ट करती है किसके साथ में? ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करती है। क्या बनाने के लिए भाई? पानी बनाने के लिए। आप सभी को पता है वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब दोनों एक साथ कंबाइन होंगे तो कंबाइन होने के बाद क्या बनाएंगे? वाटर बनाएंगे। द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट का टोटल मास इक्वल होता है किसके? टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के। यानी जितना मास रिएक्टेंट का था उतना ही मास किसका रहेगा? प्रोडक्ट्स का रहेगा। जो प्रोडक्ट बनेगा उतना ही मास किसका रहेगा? प्रोडक्ट का रहेगा। तो मास कभी भी ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है और ना ही क्रिएट किया जा सकता है। अगर आप दो सब्सटेंस से मिलाकर कोई प्रोडक्ट बना रहे हो तो उस प्रोडक्ट का मास भी उतना ही रहेगा जितना उन दोनों रिएक्टेंट का था। समझे मेरी बात? देखिए अब एक एक्टिविटी आपके एनसीईआरटी बुक में दी गई है। कैसे? यहां पर आपको एक बीकर दे रखा है, बीकर के अंदर छोटी सी ट्यूब है, इसके अंदर अलग अलग लिक्विड भरा हुआ है और इस बीकर के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ लिक्विड भरा हुआ है। दोनों के अंदर अलग अलग लिक्विड है। ये जो स्मॉल ट्यूब है इसके अंदर क्या भरा हुआ भाई? क्या भरा हुआ है? स्मॉल ट्यूब के अंदर भरा हुआ है सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। जो ये छोटी ट्यूब आपको नजर आ रही है, इस वाली ट्यूब के अंदर जो सॉल्यूशन भरा है वो कौन सा भरा है? सिल्वर नाइट्रेट। और ये जो बीकर के अंदर भरा हुआ है इसको हम क्या बोलेंगे? सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। तो दो तरह के सॉल्यूशन है, सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट। अब जितना सॉल्यूशन इस ट्यूब के अंदर भरा हुआ था उस सॉल्यूशन को हमने क्या कर दिया? इस वाले सॉल्यूशन के अंदर मिक्स कर दिया। तो दोनों अलग अलग सब्सटेंसेस से हमारा एक नया प्रोडक्ट बन गया। क्या बन गया? नया प्रोडक्ट बन गया। अब इस रिएक्शन को करने के बाद हमने क्या किया? एक विंग मशीन ली, वेट मशीन जो होती है। पहले हमने बीकर को किस पे रखा? वेट मशीन पे रखा। सपोज कीजिए जो बीकर के अंदर वाटर है वो कितना है, या जो केमिकल है वो कितना है? 20 ग्राम है। और इस ट्यूब के अंदर जो केमिकल है वो कितना है? वो मान लेते हैं हम 10 ग्राम है। तो जब मैंने इसके लिक्विड को इस बीकर के लिक्विड में मिक्स कर दिया, यानी ये 10 ग्राम मैंने किसके अंदर पोर कर दिया? इसके अंदर डाल दिया, तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 30 ग्राम हो जाएगा। यानी बीकर के अंदर जो सॉल्यूशन होगा वो टोटल कितना ग्राम हो जाएगा भाई? 30 ग्राम हो जाएगा। तो क्या नया सॉल्यूशन बनने के बाद इसके मास पर कोई फर्क पड़ा? इसका मास अगर आप देखो तो किसके बराबर है? 10 + 20, यानी दोनों के मास के इक्वल है इस वाले सॉल्यूशन का मास। तो वही आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अंदर देखेंगे कि जो मास रिएक्टेंट्स का होगा उतना ही मास किसका रहेगा? आपके प्रोडक्ट का रहेगा। यानी मास को कभी भी ना घटाया जा सकता है और ना ही बढ़ाया जा सकता है। समझ रहे हैं मेरी बात? बस यही था। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर। क्वेश्चन क्या है देखिए, इफ 12 ग्राम ऑफ कार्बन, इफ 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन, कार्बन कितना है भैया आपका? 12 ग्राम, रिएक्ट विद 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, यानी अगर 12 ग्राम कार्बन 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कर रहा है, क्या फॉर्म करने के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करने के लिए। व्हाट विल बी द टोटल मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड? तो कार्बन डाइऑक्साइड का टोटल मास कितना होगा? यानी 12 ग्राम कार्बन और 32 ग्राम ऑक्सीजन से बनी हुई कार्बन डाइऑक्साइड का टोटल मास कितना होगा? कितना होगा? मैंने अभी आपको क्या बताया था कि जो प्रोडक्ट का मास है वो इक्विवेलेंट होगा किसके? आपके रिएक्टेंट के। दोनों रिएक्टेंट के मास को जोड़ दो, 12 + 32। 12 किसका है? कार्बन का है, और 32 किसका है? ऑक्सीजन का है। जोड़ दो दोनों को, 2 2 4 3 1 4। तो जो आपकी बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड होगी उसका टोटल मास कितना होगा भाई? 44 ग्राम। समझ आ रहा है? बहुत आसान है, सिंपल सी चीज है। तो जो हमारा प्रोडक्ट है उसका मास किसके एक बराबर रहेगा? दोनों ही रिएक्टेंट के मास के बराबर होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, इन ए सील्ड कंटेनर 5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 5 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट कंप्लीटली विद 40 ग्राम ऑफ क्लोरीन। किसके साथ रिएक्ट कर रही है भाई? 40 ग्राम ऑफ क्लोरीन टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। क्या प्रोड्यूस करने के लिए? हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को प्रोड्यूस करने के लिए।
अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास व्हाट शुड बी द टोटल मास ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड का टोटल मास कितना होगा, हमको क्या बताना है, हाइड्रोजन क्लोराइड का टोटल मास बताना है। बहुत आसान है, अभी बताया था, दोनों रिएक्टेंट के मास को ऐड कर दो और जो ऐड करके आएगा वही हमारे प्रोडक्ट का टोटल मास होगा। 5 ग्राम किसका है भाई, किसका है 5 ग्राम हाइड्रोजन का, और 40 ग्राम्स किसका है, 40 ग्राम्स किसका है, किसका है, क्लोरीन का। तो हाइड्रोजन क्लोराइड जो बनेगा हमारा वो कितना बनेगा, टोटल 45 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा। बहुत ही आसान है, छोटे छोटे बच्चे भी कर सकते हैं, है ना। तो जो हमारा प्रोडक्ट का मास है वो इक्वल रहेगा किसके, मास ऑफ रिएक्टेंट्स के, जो रिएक्ट कर रहे हैं आपस में उनके मास के बराबर ही आपके प्रोडक्ट का मास रहेगा। समझ आ रही है चीजें, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, ए स्टूडेंट हीट 15 ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम, एक बच्चे ने जलाई 15 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इन ए सील्ड कंटेनर फिल्ड विद ऑक्सीजन गैस। फिल्ड विद ऑक्सीजन गैस, एक सील्ड कंटेनर के अंदर एक बच्चे ने 15 ग्राम मैग्नीशियम जलाई, ठीक है। आफ्टर द रिएक्शन द मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म, रिएक्शन के बाद में क्या फॉर्म हुई भाई, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हुई, जिसका वेट कितना था, 25 ग्राम था। कितना वेट था, 25 ग्राम। हाउ मच ऑक्सीजन वाज यूज्ड इन रिएक्शन, हमारी रिएक्शन के अंदर कितनी ऑक्सीजन यूज हुई, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ लॉ, कंजर्वेशन लॉ, सॉरी, बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बेस पर बताना है कि जो हमारी मैग्नीशियम क्लोराइड बनी, वो सॉरी मैग्नीशियम ऑक्साइड बनी है, उसमें जो ऑक्सीजन की क्वांटिटी थी वो कितनी थी। कैसे बताएंगे, कैसे बताएंगे, टोटल प्रोडक्ट कितना है, मैग्नीशियम क्लोराइड कितना बना है भाई, 25 ग्राम्स। कितना बना है, 25 ग्राम्स। अब 15 ग्राम्स क्या था आपका, मैग्नीशियम था, 15 ग्राम क्या था, मैग्नीशियम था, ठीक है। 25 ग्राम्स मैग्नीशियम क्लोराइड में से 15 ग्राम को माइनस कर दो, कितना बचेगा, 10 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन बचेगा। क्या बचेगा, 10 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, और यही हमारा आंसर होगा। क्लियर है भाई, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। क्या है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, देखिए, इट इज प्रोपोज्ड बाय जोसेफ प्रोस्ट। किसने प्रपोज किया था इसको, जोसेफ प्रोस्ट ने प्रपोज किया था। उन्होंने क्या बताया था कि जितने भी हमारे प्रोडक्ट होते हैं वो एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन के बने होते हैं। सपोज कीजिए मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहा हूं, तो कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है जो एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन से बनी है। अगर उनका प्रोपोर्शन हम चेंज कर दें तो कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म नहीं होगी। सपोज कीजिए हम वाटर की बात करते हैं, H2O की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, H2O। अब जो हमारा वाटर बना है वो किस किस से मिलकर बना है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से मिलकर बना है, ठीक है। किससे मिलकर बना है भाई, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। अब इनका बेसिक रेशियो क्या होता है, 1:8 होता है। तो इनका बेसिक प्रोपोर्शन क्या है, 1:8 का प्रोपोर्शन है। अगर मैं इसके प्रोपोर्शन को बिगाड़ दूं या 2:8 करके देखूं कि भी 2:8 पर मुझे पानी बनाना है या 2:9 पे मुझे पानी बनाना है, तो ये एक इम्पॉसिबल टास्क है जो कि कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। हमारा जो वाटर बनेगा वो एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन पे बनेगा जिसका रेशियो क्या है, 1:8। अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 के रेशियो के अंदर है तो आपका वाटर बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। देखिए क्या है कांस्टेंट प्रोपोर्शन, अभी मैंने बताया ए केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास, इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास, ठीक है। मास के फिक्स्ड प्रोपोर्शन में रहते हैं। अभी मैंने आपको बताया, अभी निकालोगे कैसे, देखिए हाइड्रोजन का मास कितना होता है, हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1, ओ सॉरी कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। और ऑक्सीजन का मास कितना होता है भाई, 16 होता है, ठीक है। अगर आप इसका रेशो निकालो, अगर आप इसका रेशो निकालना तो होता है 2 1 2 2 8 16, तो रेशो कितना है आपका, 1:8। तो जो पानी बनेगा वो बेसिकली किसके फॉर्म में बनेगा, 1:8 की ही फॉर्म में बनेगा। अगर ये रेशो आप बिगाड़ोगे तो पानी का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में यही बताया गया है कि कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट हमेशा रिएक्टेंट के कांस्टेंट प्रोपोर्शन में ही बनता है। अगर आप उस कांस्टेंट प्रोपोर्शन को हटाने की कोशिश करोगे तो कभी भी आपका प्रोडक्ट बनना पॉसिबल ही नहीं होगा ना। देखिए
इन वाटर, अभी मैंने बताया था द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज ऑलवेज 1:8। क्लियर है भाई, यहां तक मैंने बता दिया। आई होप सारी चीजें सभी को क्लियर हो गई होंगी। चलिए फटाफट से बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन देखते हैं भाई, फिक्स्ड प्रोपोर्शन के ऊपर, कांस्टेंट प्रोपोर्शन के ऊपर। वाटर इज कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन, पता है हमें 1:8 का प्रोपोर्शन में बनेगा। इफ अ सिंपल ऑफ वाटर कंटेन 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, हाउ मच ऑक्सीजन विल बी कंटेन अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। हमें क्या दे रखा है अभी, 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन दे रखी है। क्या दे रखी है, 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। बहुत आसान है, रेशो कितना था हमारा 1:8। हाइड्रोजन कितनी है यहाँ पे 1, यानी 1 किसके लिए दे रखी है यहाँ पे, हाइड्रोजन के लिए, और 8 किसके लिए दे रखा है यहाँ पर, ऑक्सीजन के लिए। अब आपको क्या करना है, बेसिकली क्या दे रखा है, 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन दे रखी है। अब हमें 4 से मल्टीप्लाई इधर कर देनी है और 4 से ही मल्टीप्लाई इधर कर देंगे। तो आपका जो रेशो आएगा वो कितना आएगा, 4:8 4 जा 32। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। क्लियर है, बहुत आसान है, बहुत आसान। ठीक है, तो हमारा जो ऑक्सीजन का रेशो होगा वो कितना होगा, 32 होगा, अगर हमारे कांस्टेंट प्रोपोर्शन में ऑक्सीजन की क्वांटिटी कितनी है, 4 ग्राम से। क्लियर है भाई यहां तक। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका, इन ए कंपाउंड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन एंड ऑक्सीजन आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द मास रेशो ऑफ 3:8। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड के रेशो की बात करें, यानी CO2 की बात करें, तो CO2 का रेशो क्या होता है, 3:8 होता है। जैसे वाटर का रेशो कितना है 1:8, इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का रेशो क्या है 3:8। इफ यू हैव 24 ग्राम ऑफ कार्बन, अगर हमारे पास कितना कार्बन है 24 ग्राम ऑफ, क्या है भाई, कार्बन है, क्या है, कार्बन है। हाउ मेनी ग्राम ऑफ ऑक्सीजन आर नीडेड टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, तो हमें ऑक्सीजन की कितनी क्वांटिटी लेनी पड़ेगी, क्या फॉर्म करने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड को फॉर्म करने के लिए। देखिए हमारे पास रेशो कितना है भाई, कितना रेशो है 3:8। अब हम कितने से मल्टीप्लाई करें कि कार्बन 24 हो जाए, 3 में कितने से मल्टीप्लाई करें कि कार्बन 24 हो जाए, बताइए कितने से कर सकता हूं मैं, 8 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। यहाँ 8 3 जा 24, जब यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर भी कितने से कर सकता हूँ, 8 से कर सकता हूँ। तो हमारा जो आंसर आएगा 8 3 जा 24 रेशो 8 8 जा 64। तो हमें जो ऑक्सीजन की क्वांटिटी चाहिए वो कितनी चाहिए भाई, 64 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, अगर हमें 24 ग्राम ऑफ कार्बन मिल रही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए कितने ग्राम ऑफ ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी भाई, 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन की जरूरत हमको पड़ने वाली है। क्लियर है यहां तक। चलिए भाई जल्दी से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपके डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब एटम्स के बारे में बात हो रही है तो डाल्टन भाई कैसे पीछे रह सकते हैं। डाल्टन भाई ने कहा कि मैं भी कुछ चीजें बताऊंगा जो एटम के बारे में होंगी। अब क्या क्या चीजें उन्होंने बताई, देखिए द फर्स्ट एटम रिलेटेड साइंटिस्ट थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय जॉन डाल्टन इन 1808। ठीक है, जो सबसे पहली एटम के बारे में साइंटिफिक थ्योरी दी गई थी वो किसके थ्रू दी गई थी, जॉन डाल्टन के थ्रू दी गई थी 1808 में। देखिए क्या बताया था इन्होंने, क्या हाइपोथेसिस दी थी एटम्स के बारे में, क्या क्या चीजें उन्होंने बताई थी। देखिए ऑल मैटर्स इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल बिट्स, कंपोज्ड ऑफ स्मॉल बिट्स नोन एज एटम्स। सभी चीजें छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती हैं, छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बनी होती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, एटम्स बोलते हैं। दूसरा क्या था, एटम्स आर इनडिविजिबल। एटम्स क्या होते हैं भाई, इनडिविजिबल होते हैं। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, जो हमारे महर्षि थे उन्होंने क्या बताया था कि अगर हम किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस के छोटे छोटे टुकड़े करें और इतने छोटे छोटे टुकड़े कर दें, एक सब्सटेंस ऐसा बचेगा जिसको टुकड़े नहीं किया जा सकते, वो क्या है, परमाणु है या एटम है। तो वो चीज इन्होंने बताई है कि एटम्स क्या है, इनडिविजिबल है। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता वो सब्सटेंस क्या होगा, एटम होगा। ये चीज आगे जाके गलत साबित हो गई, मैं बताऊंगा किस तरह से। अभी आप समझिए एटम क्या बताया इन्होंने, क्या बताया कि एटम जो होते हैं वो इनडिविजिबल होते हैं, मीनिंग दे कैन नॉट बी जनरेटेड और डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। जिसका मतलब क्या है कि उनको किसी केमिकल रिएक्शन में ना तो जनरेट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। एटम्स एक ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिन्हें किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो जनरेट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। क्लियर है भाई। चलिए
तीसरा पॉइंट क्या बताया, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैव आइडेंटिकल मासेस, एक एलिमेंट के सभी एटम्स का मास जो होगा वो कैसा होगा, आइडेंटिकल होगा या सेम होगा। एंड द केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक भी कैसे होंगे, बिल्कुल सेम होंगे। क्या बताया इन्होंने भाई, एटम्स, किसी एलिमेंट के एटम का मास और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होंगे, आइडेंटिकल होंगे या सेम होंगे। ठीक है, अगली बात क्या इन्होंने बताई, एटम्स फ्रॉम डिफरेंट एलिमेंट्स हैव वेरीज मासेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, अलग अलग एलिमेंट के एटम्स का मास अलग अलग होता है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी अलग अलग होते हैं। ठीक है, अगर सेम एलिमेंट के एटम होंगे तो उनका मास और कैरेक्टर दोनों सेम होंगे, और अगर अलग अलग एलिमेंट के मैटर होंगे, अलग अलग एलिमेंट के मैटर होंगे तो उनके मासेस और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होंगे, अलग अलग ही होंगे। ठीक है भाई, यहां तक। चलिए आगे देखते हैं। कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम कंबाइन इन सिंपल होल नंबर्स रेशो, कंपाउंड फॉर्म होते हैं जब एटम्स को कंबाइन किया जाता है किसमें, सिंपल होल नंबर रेशो के अंदर। किसी भी एटम को सिंपल होल नंबर के रेशो के अंदर अगर आप कंबाइन करेंगे तो हमारे कंपाउंड्स फॉर्म होना शुरू हो जाएंगे। होल नंबर आपने पढ़ लिए होंगे, बहुत आसान सी चीज है। ठीक है, तो अगर हम किसी एटम को होल नंबर के फॉर्म में रखेंगे, सिंपल होल नंबर के फॉर्म में रखेंगे तो हमारे क्या फॉर्म होना शुरू हो जाएंगे, कंपाउंड फॉर्म होना शुरू हो जाएंगे। द रिलेटिव अमाउंट एंड द टाइप ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल रिमेन कांस्टेंट, रिलेटिव अमाउंट एंड द टाइप ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल रिमेन सेम, एक मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम का रिलेटिव अमाउंट है वो कैसा रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इन्होंने ये सब बातें बताई। अब इनकी कुछ बातें सही साबित हुई, कुछ बातें गलत साबित हुई, इनका ड्रॉबैक्स क्या है, इनकी क्या क्या चीजें गलत साबित हुई वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई भाई। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं इनके ड्रॉबैक के बारे में कि क्या क्या चीजें इन्होंने बताई, उनमें से क्या क्या चीजें इनकी गलत साबित हुई, क्या क्या चीजें इनकी गलत साबित हुई। देखिए पहली चीज क्या थी, नो सब एटॉमिक पार्टिकल, नो सब एटॉमिक पार्टिकल। देखिए डाल्टन थ्योरी सेड एटम्स वर इनडिविजिबल, डाल्टन ने अपनी थ्योरी में क्या बताया कि एटम्स जो होते हैं वो इनडिविजिबल होते हैं। बट नाउ वी नो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, हमने पढ़ा है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। अभी डाल्टन साहब ने क्या बताया था, डाल्टन साहब ने बताया था कि जो हमारा एटम होता है वो इनडिविजिबल होता है, यानी हम एटम को कभी भी डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन अब हम जानते हैं कि एटम को अगर आप डिवाइड करोगे तो वो 3 पार्ट में डिवाइड होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। या आप बोल सकते हो कि एक एटम के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो पहली गलती यहां हुई डाल्टन साहब की। अगला क्या है, आइसोटॉप्स नॉट डिफाइंड, यानी इनके जो आइसोटॉप्स थे वो कैसे थे, नॉट डिफाइंड थे, यानी कोई भी डिफाइंड नहीं थे। डाल्टन स्टार्टेड ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव सेम मासेस, डाल्टन ने क्या बताया था, एक एलिमेंट के सभी एटम्स का मास कैसा होता है, सेम होता है। बट आइसोटोप ऑफ एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस, एलिमेंट के आइसोटोप्स का मास डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकता है। जैसे आप हाइड्रोजन के बारे में पढ़ते हो, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, ठीक है, एटॉमिक मास कितना है 2, ठीक है। उसके बाद में हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 3 भी होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 4 भी होता है। आपने सुना होगा प्रोटियम, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम। तो भाई दूसरी बात गलत हो गई, इन्होंने क्या बताया था कि जो एक एलिमेंट का एटम है उसका मास हमेशा कैसा रहेगा, सेम रहेगा। यानी यहाँ पर एक एलिमेंट है हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन और यहाँ पर भी हाइड्रोजन है। अब आप देख रहे हो कि तीनों ही हाइड्रोजन का मास क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। तो ये किस थ्योरी पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि आपका हाइड्रोजन है किस प्रोपोर्शन में, किस में है, प्रोटियम में है तो आपका मास कितना होगा, 2 होगा, ड्यूट्रियम में है तो 3 होगा और ट्रिटियम में है तो 4 होगा। यानी एक एलिमेंट का मास भी डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है ऑन द बेसिस ऑन देयर कंडीशंस। तो डाल्टन भाई की दूसरी बात भी गलत हो गई है ना, फीलिंग बैड फॉर डाल्टन भाई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए आगे देखते हैं। नो आइसोबार्स,
नो आइसोबार्स, यानी आइसोबार्स को भी इन्होंने गलत साबित किया। देखिए डाल्टन सेड एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट masses, atoms of different element have different masses but isobar have the same masses numbers। कैसे कैसे भाई? पोटेशियम और कैल्शियम, इसका एटॉमिक मास भी 40 होता है और कैल्शियम का एटॉमिक मास भी 40 होता है। इन्होंने क्या बताया था कि एलिमेंट्स अगर अलग अलग हैं तो उनके एटॉमिक मास भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है, दोनों के ही एटॉमिक मास कैसे हैं, सेम सेम है। तो यहाँ पर भी डाल्टन भाई गलत साबित हो गए। ठीक है, अगला क्या है, नो एलोट्रॉप्स डिफाइंड, यानी एलोट्रॉप्स को डिफाइन नहीं किया गया। एलोट्रॉप्स लाइक ग्रेफाइट, एलोट्रॉप्स लाइक ग्रेफाइट एंड डायमंड हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज दैट डाल्टन्स थ्योरी कांट एक्सप्लेन। दोनों की प्रॉपर्टीज कैसी हैं भाई, डिफरेंट डिफरेंट है, जिनको डाल्टन की थ्योरी ने एक्सप्लेन नहीं किया, जिनको डाल्टन की थ्योरी ने एक्सप्लेन नहीं किया। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स थे जो डाल्टन भाई क्लियर नहीं कर पाए थे उस टाइम पे। तो सारी चीजें क्लियर नहीं हुई थी उस टाइम पे, तो ये सारी चीजें बाद में हमको पता चली। तो ज्यादा सारी गलती डाल्टन भाई की भी नहीं है कोई। ठीक है, तो ये सारी चीजें दूसरे साइंटिस्टों ने डिफाइन की थी। तो क्या क्या ड्रॉबैक्स थे भाई, सबसे पहला सब एटॉमिक पार्टिकल, उसके बाद में आइसोटोप डिफाइंड, मैंने हाइड्रोजन का बता दिया, उसके बाद आइसोबार, कैल्शियम और पोटेशियम का बता दिया, उसके बाद में एलोट्रॉप्स डिफाइंड बता दिया। तो ये कुछ मेजर ड्रॉबैक्स थे जो डाल्टन भाई साबित नहीं कर पाए। ठीक है भाई, चलिए गर्मी हो रही है भाई। अब फर्स्ट 20 एलिमेंट्स हैं जो आपको याद करने हैं। अब याद करने का तरीका कैसे है, अभी एक फटाफट से आसान तरीका बताता हूं। देखिए हाइड्रोजन यानी हे, हेलो, हे हेलो। BBC न्यूज, हे हेलो BBC न्यूज ऑन फ्राइडे, हे हेलो BBC न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। बहुत कॉमन सी ट्रिक है, सभी के स्कूल में सभी के टीचर्स ने बताई होगी, सब जगह बताते हैं। देखिए हे हेलो, LO है, ये भी दिखाई नहीं दे रहा होगा तुम्हें क्लियरली। देखिए हे हेलो, हे हेलो BBC न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। हे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। ठीक है, आसानी से याद हो जाएगा। दूसरा क्या है, देखिए दूसरा है हमारी क्लास में एक लड़का हुआ करता था अब्दुल्ला, एक लड़का होता था अब्दुल्ला, जिसके नाम पर हमने ये लिस्ट याद की थी। देखिए N से ना, MG से मांगो, ना मांगो, AL मीन्स अब्दुल्ला, ना मांगो, अब्दुल्ला से, ना मांगो अब्दुल्ला से, पेप्सी सोडा, ना मांगो पेप्सी सोडा कोल्ड ड्रिंक, ना मांगो अब्दुल्ला से पेप्सी सोडा कोल्ड ड्रिंक। और AR मीन्स और, AUR, और काजू कतली, और काजू कतली। ठीक है भाई, देखिए ना मांगो अब्दुल्ला से पेप्सी सोडा कोल्ड ड्रिंक और काजू कतली, यानी Na सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। तो इन आसान ट्रिक्स के साथ आप अपनी पीरियड टेबल के स्टार्टिंग के 20 एलिमेंट्स को आसानी से याद कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं यहीं पर, मिलते हैं अगले लेक्चर में अगली तगड़ी एनर्जी के साथ। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।